सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM यूपीएससी क्रैक प्रॉब्लम सीरीज़ के अंदर इसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, एडवांस करंट अफेयर्स हैं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर और डिफरेंट सोर्सेज के अंदर आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का जो ये सर्वे हुआ है ऑल इंडिया, इसका जो रिजल्ट है अभी पब्लिश हुआ है उसके कंटेक्स्ट में फीमेल जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में वो इंक्रीज़ हुआ है. पहला जो स्टेटमेंट है 2.07 करोड़ 21-22 में, और ये इंक्रीज़ हुआ है पहले 1.57 करोड़ था 2014-15 के अंदर. 50 लाख स्टूडेंट्स और 32% का इंक्रीज़ देखने को मिला है. टोटल जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन का ये इंक्रीज़ हुआ नियरली 4.33 करोड़ इन 2021 फ्रॉम 414 करोड़. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 58.6% ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि 73.7% ऑफ टोटल एनरोलमेंट, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है दैट अकाउंट्स फॉर 26.3% ऑफ द टोटल एनरोलमेंट. तो ये फैक्ट है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फैक्ट एस्पेक्ट आपको याद रखना, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि ये फीमेल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में इंक्रीज़ हुआ है, फैक्ट आपको याद रखना है. फिर ये भी स्टेटमेंट सही है दैट कि जो टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन का वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ है नियरली 4.33 करोड़ आपका इन 2021-2022 फ्रॉम 4.14 करोड़ इन 2020-2021. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है. और तीसरा स्टेटमेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे याद रखना है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 26.3% आपकी 58.6% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 26.3% है. यहाँ पे याद रखना है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दे कॉन्स्टिट्यूट 48.6% ऑफ द टोटल यूनिवर्सिटी, और टोटल एनरोलमेंट का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का 73.7% और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है दैट इज़ अराउंड 26.3%. तो ये एक्सचेंज कर दिया गया, मतलब जो डेटा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, तो ये एक्सचेंज है. तो ऐसे जनरली होता है. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ 1 एंड 2. इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर फीमेल जो एनरोलमेंट है वो आपका इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द तसर सिल्क. तसर सिल्क से रिलेटेड ये टॉपिक स्टेटमेंट है. तसर सिल्क बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है 10% टोटल सिल्क प्रोडक्शन का. इसमें फूड प्लांट्स फॉर सिल्क वार्म इसको रेस किया जाता है. एंड सिल्क वार्म का जो प्रोडक्शन है, जैसे कोकून होता है, कोकून एक कीड़ा सा होता है, उसी से सिल्क भी निकलता है. स्पिनिंग ऑफ कोकून फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यार्न विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फैब्रिक. और ये जो कोकून है इसको ही रियर किया जाता है, इसी से सिल्क निकलता है, फिर उसी से फैब्रिक बनता है. तो तसर जो सिल्क है, जनरली ये जो सिल्क वार्म है उसको एंथेरिया मेलिटा शब्द उसके लिए इस्तेमाल आपका किया जाता है. और ये जो अर्जुन और असम ट्री है जंगल में पाया जाता है उसमें ये पाया जाता है. इस ट्री की अगर बात किया जाए तो तसर सिल्क मेनली जो ट्राइबल बेल्ट है इंडिया का, वहाँ पे इसको प्रोडक्शन किया जाता है. और तसर सिल्क को बेसिकली कहा भी जाता है दैट इज़ वाइल्ड सिल्क. वाइल्ड सिल्क शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. और ख़ास तौर से देखा जाए तो झारखंड, उसके बाद आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो ये आपके एरियाज़ हैं, मतलब ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पाया जाता है. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इसके लिए सही है तसर सिल्क के. तो ये कंट्रीब्यूशन 10% का है. और इसके लिए जो फूड प्लांट्स को जो है वो रेस किया फॉर सिल्क वार्म, और कोकून जो एक कीड़ा है. उसके बाद ये जो आप कह सकते हैं कि जो तसर सिल्क है इसकी जो स्पेसिफिक वैरायटी है सिल्क वार्म की, जिसे एंथेरिया मेलिटा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. और जो अर्जुन और असम ट्री है वाइल्ड के अंदर, वहाँ पे उसके लीव्स में ये आपका प्रेजेंट होता है. तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है. द वीक के अंदर झारखंड इन रिपब्लिक डे परेड शोकेस स्किल ऑफ ट्राइबल वुमेन इन तसर सिल्क प्रोडक्शन दिए. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस. ये एक टॉपिक आपका बनता है. ये इसका इस्टाब्लिशमेंट कब किया गया? 1949 के अंदर. और जो पैलेस्टीनियंस हैं बेसिकली, तो उनको कैटर करना
और जिस तरीके से लाइक फॉर एग्जांपल जो भी इश्यूज उनको फेस करना पड़ रहा है। एजेंसी बेसिकली यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडिंग इसकी की जाती है और इसकी जो सब्सिडरीज भी हैं लाइक ये एक सब्सिडरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर की एंड इसका मेन यही है कि जो यूनाइटेड नेशन जो ये आपका रिफ्यूजी एजेंसी है फॉर पैलेस्टीनियंस, तो इसका पीरियोडिक रिन्यूअल हर 3 साल के अंदर आपका किया जाता है। अभी लेटेस्ट जो है ये 30 जून 2026 तक आपकी रहेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जिसकी जो फंडिंग है बेसिकली इसकी जो फंडिंग है इंटायरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये तो वॉलंटरी मतलब कई लोग जो है इस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन इसका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। और कुछ सब्सिडीज़ जो है ज़रूर से यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपका जो है वो आपका रहता है। तो ये जो यूएन एजेंसी है ऑपरेट करती है फ्रॉम वेस्ट बैंक से, ईस्ट जेरूसलम गाज़ा से, जॉर्डन से, लेबनान से, सीरिया से, यहाँ से इसको ये ऑपरेट करती है। और जो भी रिलीफ और ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं फ़लस्तीनियंस के लिए उसको ये परफॉर्म आपकी करती है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। सो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। अल जजीरा के अंदर ये अगर देखोगे तो ये टॉपिक आया था। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटैश एंड ऑल अदर सच फर्टिलाइजर्स जो इसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है अंडर रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल अंडर द एनबीएस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जो कि अप्रैल 2010 के अंदर आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी। जो एमआरपी है वो मार्केट डिटरमाइन थी एंड सेट बाय द इंडिविजुअल कंपनी सेलिंग देम। तो जो प्राइस थी मतलब जो न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम है इसमें जो भी प्राइसिंग है इन फर्टिलाइजर्स की वो मार्केट बेस्ड होती थी और जो भी कंपनी अपना बेचती थी वही प्राइस आपका उसको प्राइस बेसिकली उसी के द्वारा डिटरमाइन आपका किया जाता था। तो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटैश और कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है उसको आपका बॉट किया है, बाय किया है। सो जो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है लाइक एनबीएस फर्टिलाइजर्स अनलाइक यूरिया जिसका मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है उसको फिक्स किया जाता है। मतलब जो भी एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल जो प्राइस है ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है एंड आर टेक्निकली डी कंट्रोल्ड। सो अंडर द एनबीएस इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2010 जो एमआरपी थी वो बेसिकली सब लाइक मार्केट डिटरमाइन थी और जो भी कंपनी थी उसको बेचती थी वही उसको सेल आपका करती थी। तो गवर्नमेंट मेनली पे अ फिक्स्ड पर टन सब्सिडी ऑन ईच ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स लिंक टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट और स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मतलब जैसे मान लो कोई भी फर्टिलाइजर है तो पहले 2010 की जो स्कीम थी उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना आपका पोटेशियम है और कितना सल्फर है, तो इस बेसिस में जो सब्सिडी है पर टन सब्सिडी सरकार दे देती थी जो है वो प्रोवाइड करती थी। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स की अगर बात किया जाए उसने एक मेमोरेंडम साइन किया था जनवरी 18 के अंदर एंड उसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस रखी गई थी और जिसके तहत जो एमआरपी है उसको रीजनेबल रखना है। जो जितनी भी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपकी एनबीएस के अंदर आती हैं, तो ये 2010 में तो स्कीम आ गई थी बट अब नई गाइडलाइंस के अंदर ये है कि एमआरपी एक फिक्स्ड है, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। ऑल दो उसके अंदर आप कितना आगे पीछे कर सकते हो वो अलग बात है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट है मतलब एमआरपी है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका अप्रैल जो भी मतलब अप्रैल 1 जो भी गाइडलाइंस उसमें जो प्राइसिंग का है वो अप्रैल 1 2023 से रेट्रोस्ट मतलब इतने टाइम पीरियड से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट आपका किया जाएगा एंड ये भी आपका मतलब हाईलाइट किया गया है। जिससे मेनली ये है कि जो जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और तो उस चीज़ को भी कंसीडर आपका किया जा रहा है तो इस गाइडलाइंस के कंटेक्स्ट में। तो फिलहाल के लिए जैसे एक एमआरपी फिक्स है कि इससे ज़्यादा प्राइस आप नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ है और विद इन दैट जो प्राइस है कंपनी अपना फिक्स कर सकती है और उस बेसिस पे सरकार पर टन जो सब्सिडी है बेस्ड ऑन कि कितना न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर का उस बेसिस में प्रोवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। अच्छा आप लोग अगर लाइक मैं अभी स्पीसीज़ के टॉपिक्स भी कवर कर रहा हूँ तो उसे जल्द से जल्द आई विल कवर इट।
तो उसको आप लोग देखते रहना। स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 से 5 प्रश्न आजकल आ रहे हैं, और एक छोटे से कंटेंट से अगर इतने प्रश्न आ रहे हैं तो उसको करना चाहिए। वो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें वो नहीं है। मतलब वीक में 2-3 लेक्चर भी लेंगे तो विद इन 2-3 वीक के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 लेक्चर तो आई थिंक मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि करंट अफेयर्स का जो कोर्स है आपका 2024 के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्स है उसकी डिटेल मैं एंड में आपको दूंगा, बट उसका हिस्सा आपको बन जाना है। लेकिन 24 की तैयारी करना तभी जो है आपको उसको ज्वाइन करना। 25-26 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं करना। 10 फरवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी डिटेल्ड वे में। तो ये लास्ट में उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग अपना देख लेना। व्हाट आर द ई लिंक डिस्प्ले, क्या होता है ई इंक डिस्प्ले? ई इंक डिस्प्ले जो स्पेशल टाइप स्क्रीन टेक्नोलॉजी है, जो कि ई रीडर जैसे अमेजन किंडल, इसमें इसके लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीन बेसिकली वर्क करता है टाइनी इसमें लाइक माइक्रो कैप्सूल्स, मतलब एक माइक्रो कैप्सूल्स जिसमें पॉजिटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज वाइट वंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड के अंदर इनसाइड द डिस्प्ले। मतलब जो डिस्प्ले है उसमें कैप्सूल्स होते हैं, उसके अंदर ब्लैक और वाइट चार्ज पार्टिकल्स, जो कि ब्लैक आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो वाइट पार्टिकल्स आपके होते हैं उसके अंदर आपके प्रेजेंट हैं। बाय अप्लाइंग पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू डिफरेंट एरिया ऑफ द स्क्रीन, द वाइट और जो ब्लैक पार्टिकल्स हैं वो लाइक उनको राइज टू द सरफेस क्रिएटिंग द टेक्स्ट इमेज ऑन द डिस्प्ले किया जा सकता है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि बाय जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफरेंट एरियाज में अप्लाई करके जो टेक्स्ट डिस्प्ले किया जा सकता है, इमेज डिस्प्ले जो है वो आपकी की जा सकती है। तो जो टेक्नोलॉजी इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेवलप्ड इन द 1990s के अंदर इसको डेवलप आपका किया गया था, एंड इज़ नाउ ओन्ड बाय ई इंक कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन है, मतलब अगर इस टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो एक कॉरपोरेशन ई इंक कॉरपोरेशन, उसके द्वारा प्रेजेंटली ये ओन आपका किया जाता है। तो जो स्क्रीन है बेसिकली इसमें टाइनी माइक्रो कैप्सूल है, इट इज़ फिल्ड विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइट पार्टिकल्स, मतलब इसमें एक्सचेंज कर दिया गया है। तो पॉजिटिवली चार्ज वाइट पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज ब्लैक पार्टिकल्स हैं। ब्लैक पार्टिकल्स जो हैं इसमें आपका प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जैसे जो एलसीडी या एलईडी से अगर देखा जाए जिसमें ब्लैक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ई इंक जो डिस्प्ले है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जैसे पेपर रिफ्लेक्ट करता है। और इस वजह से क्या है कि लाइक आइज़ के लिए थोड़ा आसान हो जाता है अगर उसको रीड किया जाए। और इसमें ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं होता है, सिंस दे डोंट नीड अ बैक लाइट एंड ओनली यूज़ एनर्जी व्हेन द इमेजेस चेंजेस। मतलब एनर्जी तभी चाहिए जब आप इमेज चेंज कर रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, बैक लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। और ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में भी उसको आसानी से रीड किया जा सकता है। लाइक जैसे अगर आप टीवी के सामने देखोगे तो बैक लाइट प्रेजेंट होगी, तो उसमें सामने बहुत ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते हो एकदम पास में, लेकिन इसको आप एकदम स्क्रीन को बहुत क्लोज लेकर आके आप रीड कर सकते हो। तो ई इंक और ई पेपर एक तरीके से सेम सा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। ई पेपर जो है ये इसमें जो डिस्प्ले डिज़ाइन किया जाता है उसमें जो रियल पेपर है, जैसे पेपर होता है उसको ही एक तरीके से इमिटेट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। ई इंक जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ई पेपर है जो कि उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स हैं जिसमें डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इमेज भी दिखती सकती है, टेक्स्ट भी दिख सकता है। जैसे अमेजन किंडल जो है वो ई इंक डिस्प्ले का एग्जांपल है। तो ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी याद रखना है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होती है। तो यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द लाफिंग गर्ल के ऊपर है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नेम्ड फॉर इट्स लाफ लाइक कॉल, इट इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक ओमनीवोर एंड स्कैवेंजर्स। तो ये नॉर्थ अमेरिका की बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली 2। तो ये जनरली जो अटलांटिक कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका का, कैरेबियन है, नॉर्थ साउथ अमेरिका है, वहाँ प्रेजेंट है। एंड द 2 स्पीसीज मेगालो टेरस विच कैन बी सीन फ्रॉम साउथ ईस्ट कनाडा डाउन टू सेंट्रल अमेरिका, देखने को ये स्पीसीज आपके मिलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है। अच्छा, एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट सीरीज़ है 16th टेस्ट है, इस संडे को शेड्यूल्ड है।
तो आप लोग उसका हिस्सा बन जाना। टोटल 15 टेस्ट हो गए, टोटल हमारे पास 50 टेस्ट हैं। ये भी आपको सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट है, सौरभ पांडे CSE ऐप में जानकारी मिल जाएगी। तो 24 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोग देते रहना, 50 टेस्ट बहुत होते हैं। तो 16th टेस्ट आपका शेड्यूल है, तो इसका प्राइस भी टोटल 50 टेस्ट का 599 है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 50 टेस्ट हैं, पूरे 2 साल का कंटेंट उसमें उसी से जो है बनाया गया है, और रिवीजन PDF भी डाल दिया है मैंने, तो वो भी आप लोग देख लेना। ये हिंदू का टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास। ये रीजनल ग्रुप है, इस्टेब्लिश इसका 1975 के अंदर किया गया था थ्रू द नायरोबी ट्रीटी। इस ट्रीटी के माध्यम से इसका गठन किया गया था, रीजनल ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में। इकोवास जो है इसका एम क्या है, सिंगल कॉमन करेंसी, सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करना, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इशूज, सोशल एंड कल्चरल मैटर्स में। इकोवास का है 25 मेंबर्स हैं, और कितने करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस लाइक इट ऑल्सो नोन एज CDEAO इन फ्रेंच, ये बोला जाता है इसको। और रीजनल ग्रुप है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1975 को किया गया था। तो ट्रीटी नायरोबी ट्रीटी नहीं, ट्रीटी का नाम था लागोस ट्रीटी। तो ये पहला वाला आपका गलत हो गया। तो लागोस ट्रीटी के माध्यम से ही इसका गठन किया गया था। तो इसमें लगभग 15 मेंबर्स है, मैं नाम ले लेता हूँ तो आप पॉज करके अपना देख लेना। बेनिन है, बर्किना फासो है, केप वर्डे है, आइवरी कोस्ट है, गाम्बिया है, घाना है, गिनिया बिसाओ है, लिबेरिया है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सियरा लियोने है, सेनेगल है, टोगो है। और लगभग 40 मिलियन पीपल है इस रीजन के अंदर आपके रहते हैं। तो इसे कंसिडर किया जाता है कि मतलब एक बड़ा ब्लॉक के रूप में ही कंसिडर किया। तो कई सारे देश में अभी कू कैरी आउट भी किया गया, माली और बर्किना फासो, और उनको अभी सस्पेंड भी किया गया इसी वजह से इन देशों में जहाँ कू कैरी आउट करता है। यहाँ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही तो ओनली 2 होगा। तो यहाँ पे ये BBC की न्यूज़ है जिस पर ये क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज सादा तनसीक। अब देखो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो एडवांस करंट अफेयर्स के लिए लगभग आपके 2 साल के मैं कवर करूंगा। अभी जो कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन 24 के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। इंडिया सऊदी अरेबिया की जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। रिसेंटली महाजन राजस्थान में ये आपका कमेंस की गई है, स्टार्ट की गई है। एम क्या है एक्सरसाइज का, ट्रेन करना ट्रुप्स को। Aims of exercise is to train troops of both sides for joint operation in semi-desert terrain under chapter 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा, तीनों स्टेटमेंट्स हैं। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया सऊदी अरेबिया की। दूसरा रिसेंटली ये राजस्थान और महाजन राजस्थान, वहाँ पे स्टार्टिंग आपकी इसकी हुई है। एंड ट्रेन करना, लाइक दोनों देशों की जो आर्मी है उनको सबको ट्रेन करना जॉइंट ऑपरेशन के लिए, और जो सेमी डेजर्ट कंडीशंस है उसमें करना। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर इसका आपका ओनली 3 होगा। सो कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। और अगेन डिटेल कोर्स ऑन करंट अफेयर्स 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी 20% आज भी मैंने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आप सौरभ पांडे UPSC.com विजिट करो या ऐप को डाउनलोड करके अपना ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और इसमें 2 साल के पूरे लगभग 60 लेक्चर्स होंगे, और 2 साल के सारे कंटेंट्स आपके इस पे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कवर किए जाएंगे। तो सिर्फ उन्हीं को ज्वाइन करना है जो कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं। एडवांस करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी है, अलग से चल रही है, जो कि काफ़ी समय से चल रही है। उसमें टोटल 50 टेस्ट हैं, 16वां टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड है, तो वो भी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे चीज़ें याद रखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप को। ये वेबसाइट है सौरभ पांडे UPSC.com, तो वहाँ पे सारा जितने भी कोर्सेस उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे सौरभ पांडे UPSC की बात अगर की जाए टेलीग्राम चैनल पे, तो और सारी जो अपडेट्स और जानकारियाँ भी आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।